हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाया था और हमने देखा था कि किस तरीके से स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है। अब उसमें हमने तीन चीज़ें करी थी कि तीन फेजेस होते हैं। एक आपका फेज होता है जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसमें आपके पास खूब सारे स्पर्मेटोगोनिया बनती थी। देन हमारे पास एक होता है ग्रोथ फेज, जिसमें वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। फिर हमारे पास आता है दी मैच्योरेशन फेज, जिसमें वो एक्चुअली मियोसिस करना स्टार्ट होता है। इसी तरीके से बिल्कुल सेम हमने oogenesis भी लास्ट क्लास में देख लिया था, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि प्राइमरी oocyte कब बनता है और ये प्राइमरी oocyte फिर आगे मियोसिस स्टार्ट करेगा मैच्योरेशन फेज में। हमने लास्ट क्लास में ये चीज करी थी। एक बार इस चीज को देख लेंगे बेटा, क्योंकि आज जो हम करने वाले हैं वो फॉलिकल समझने वाले हैं। दोनों ही टॉपिक्स काफी ज्यादा इंटर रिलेटेड है। मैं सभी चीजें यहाँ पे आपको शॉर्ट में लिखवाऊंगी, बिल्कुल ध्यान से लेक्चर को सुनिएगा। हमने यहाँ पे देखा था कि oogonia है। ये oogonia कहाँ से निकल रहे हैं? जो नॉर्मल मेरी ओवरी की जर्मिनल एपिथेलियम है, उसके सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, खूब सारे oogonia बना रहे हैं। ये oogonia फिर ग्रो करते हैं। ये डिवाइड नहीं हो रहा, ये डिफरेंशिएशन, इट ग्रो, और ये प्राइमरी oocyte बनाता है। अब ये प्राइमरी oocyte पहली मियोसिस करेगा और हमने क्या कहा था, अनइक्वल डिवीजन होती है। तो एक बड़ा सेकेंडरी oocyte और एक छोटी पोलर बॉडी। फिर इस सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 होगी और हमें मिलेगा एक ओवम और एक और पोलर बॉडी। पहली वाली पोलर बॉडी दो और में डिवाइड हो जाती है इस तरीके से। टोटल हमको 1 2 3 तीन पोलर बॉडी मिलती है और एक ओवम मिलता है। लेकिन यहाँ पे कहानी थोड़ी अलग है। कहानी अलग क्या है कि मियोसिस 1 भी अटकती है और कई टाइम बाद पूरी होती है। मियोसिस 2 भी अटक के रह जाती है, बहुत देर बाद जाकर के पूरी होती है। यहाँ पे किस्सा आ जाता है फिर इसकी प्रोटेक्शन का। अब यार कुछ ऐसा समझो कि मेरे पास एक सेल है, उसमें डिवीजन तो कंप्लीट हो नहीं रही, तो उसमें एक ना शील्ड सी दे दी उसको, भाई तुम्हारा अभी काम पूरा नहीं हुआ है, हो सकता है तुमको खतरा हो। तो उसके बाहर बहुत सारी लेयर्स आती है और अब इस स्ट्रक्चर को हम फॉलिकल्स कहते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी फॉलिकल्स। सो वी नीड टू रिलेट द oogenesis डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स में। तो चलिए इस चीज को अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास तीन फेजेस हैं। अब इन्हीं तीन फेजेस में और क्या क्या होगा ये भी ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा दी मल्टीप्लिकेशन फेज, फिर मेरे पास आता है ग्रोथ फेज, फिर मेरे पास आता है मैच्योरेशन। ठीक है। अब क्या मुझे यहाँ पे देखने को मिला कि ये मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या हुआ, जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स थे, जैसे कि सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में है, वो ही डिवाइड होकर के स्पर्मेटोगोनिया बनाती है। जर्मिनल एपिथेलियम तो ओवरी के अंदर भी है, उनके सेल्स को प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स कहा। तो इन सेल्स ने क्या किया, ये सेल डिवाइड हुए और ये दो तरीके के सेल्स बने बच्चे। एक तो यहां पे बना खूब सारा oogonia और यहां पे कुछ और सेल्स भी बने जो आगे इसकी प्रोटेक्शन करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे, ये मुझको मिल गया oogonia। ये oogonia ग्रो करेगा तो ये आपका ग्रोथ फेज में आएगा और ये क्या बना रहा है, प्राइमरी oocyte। चलिए इसने बना दिया। अब मैच्योरेशन फेज में ये प्राइमरी oocyte स्टार्ट कर देगा मियोसिस 1। नाउ यहां पे ये सारी दिक्कत आती है। अब यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा चीज है, लड़कियों के अंदर जो ये प्रोसेस होता है ये जन्म से ही पहले होने लगता है। हमने देखा कि बॉयज के अंदर तो प्यूबर्टी के बाद हो रही है सारी चीजें, लेकिन गर्ल्स के अंदर बेटा ये सारी चीजें प्यूबर्टी से भी पहले, इनफैक्ट जन्म से भी पहले हो गई। जब वो अपनी मम्मी के वूम्ब में होगी तब से ये चीजें स्टार्ट हो गई। ऑल दिस प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस बिफोर बर्थ
ये वाला प्रोसेस भी बिफोर बर्थ हुआ और वो वाला प्रोसेस भी बिफोर बर्थ हो गया। ये तीनों प्रोसेस बिफोर बर्थ ही हुए हैं। ये जो आपकी पर्टिकुलर स्टार्ट हो चुकी है मियोसिस, ये खत्म नहीं हुई, ये अरेस्ट हो जाती है एट प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। अब आप जानते हैं भाई मियोसिस की सबसे ज्यादा खतरनाक स्टेज तो प्रोफेज 1 है, तो यही पे प्रोफेज 1 में ही ये जो मियोसिस 1 है ये अटक के रह जाती है। और अभी तक याद रखिए लड़की पैदा भी नहीं हुई है, अब होगी उसकी बर्थ और अब उसकी बॉडी में आगे के चेंजेस आएंगे। सो मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज इज बिफोर बर्थ और मैच्योरेशन में ही बिफोर बर्थ भी दिखेगा, आफ्टर बर्थ भी दिखेगा और प्यूबर्टी के बाद भी दिखेगा। सो नाउ यहाँ पे फॉलिकल्स डेवलप होंगे। सो अब इसको हम यहाँ पे देखेंगे एंड देन विल राइट इन दिस चार्ट शॉर्ट में ताकि आपको समझ में आए। सो दीज आर ओवेरियन फॉलिकल्स और ग्राफिन फॉलिकल्स क्या है, कैसे बनते हैं। सो हमने यहाँ पे एक चीज देखी, अब इसको हम ऐसे लिखेंगे बिफोर बर्थ, प्यूबर्टी, बर्थ, ठीक है। तो सबसे पहले बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ क्या हुआ, बहुत सारे प्राइमरी oocytes बने हुए हैं। याद रहे इन सभी प्राइमरी oocyte में मियोसिस स्टार्टेड है लेकिन खत्म नहीं हुई। अब इसका क्या होगा, अब ये प्राइमरी oocyte की एक्चुअली प्रोटेक्शन होती है। तो ये कुछ ऐसा हिसाब किताब है कि लड़की ने तो भाई काम तो पहले शुरू कर दिया, अभी तुम पैदा भी नहीं हुई और तुमने स्टार्ट कर दी, लेकिन इतना भी तो कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, अभी ये पूरा प्रोसेस तो खत्म नहीं हो सकता। सो यहाँ पे इसके ऊपर कुछ परतें चढ़ती हैं। सो मैंने आपसे कहा था जैसे कुछ उगोनिया सेल्स होते हैं, इसी तरीके से कुछ और सेल्स होते हैं, स्ट्रोमल सेल्स इनको कहेंगे ना। वाई स्ट्रोमा, हमने ओवरी में देखा था कि जो बाहर वाला पार्ट था उसको स्ट्रोमा, तो उसके सेल को स्ट्रोमल सेल्स कह दिया। सो यहाँ पे प्राइमरी oocyte के साथ कुछ मेरे स्ट्रोमल सेल्स जिनको हम फॉलिक्यूलर सेल्स भी कहते हैं वो इसके आसपास यहाँ पे जमा हो जाते हैं। सो यहाँ पे क्या हुआ, अब मैं हर बार प्राइमरी oocyte को इस तरीके से बनाऊंगी। सो मैं यहाँ पे बार बार लेबल नहीं करूंगी, एक ही बार लेबल कर रही हूँ। तो इसको देखिएगा बेटा, अंदर मेरा ये प्राइमरी oocyte है और इसके बाहर इस तरीके से ऐसे फ्लैट सेल्स यहाँ पे इकट्ठा हो जाती हैं, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, दीज आर फ्लैट स्ट्रोमल सेल्स और इसको क्या कहेंगे, दी फॉलिक्यूलर सेल्स। ये बाद में फॉलिक्यूलर सेल्स बनते हैं, देखिए कैसे। अब ये कैसे बनेंगे, ये सेल्स मेरे थोड़े से और बड़े हो जाएंगे, अंदर अभी भी मेरे पास प्राइमरी oocyte है, बस ये सेल्स मेरे थोड़े से लंबे हो गए हैं, लाइक दीज, ऐसे ये पिलर जैसे हो गए। ये पिलर लाइक लॉन्ग हो गए, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल। इस स्ट्रक्चर को मैं कहती हूं प्राइमोडियल फॉलिकल। तो समझो यहाँ पे बेटा, अभी ये कहानी बिफोर बर्थ ही चल रही है और यहाँ पे फॉलिकल बनता है सबसे पहला प्राइमोडियल फॉलिकल, और इस प्राइमरी फॉलिकल के अंदर ही आपके पास प्राइमरी oocyte बैठा हुआ है। तो प्राइमरी oocyte यही है, मियोसिस स्टार्ट नहीं हुई, बस जब उसके आसपास कुछ और सेल्स होते हैं उस स्ट्रक्चर को हमने प्राइमोडियल फॉलिकल कह दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं ये प्रोलिफरेट करेंगे, यानी कि डिवाइड करेंगे और ये फिर फॉलिकुलर सेल्स बनाएंगे। तो देन अब इसको मैं यहाँ पे कहूंगी फॉलिकुलर सेल्स, और अब ये कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे मेरे पास एक अंदर प्राइमरी oocyte और अब यहाँ पे ये खूब सारे सेल्स हो गए, खूब सारे। अब आप इसको एग्जाम में इसी तरीके से बना सकते हैं। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, oogenesis पूछा है कि डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स पूछा है, तो उसका यहाँ पे ध्यान रखना है। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज प्राइमरी फॉलिकल। तो अब मैं इसको कहूंगी प्राइमरी
फॉलिकल। सो ध्यान रखें, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte ही है अभी तक। अब जैसे जब स्पर्म बनता है तो उसके पास हेड होता है, एक्रोसोम होता है, उसकी बॉडी के पास टेल होता है। सिमिलरली ओवम के पास बहुत सारी लेयर्स होती है। एक छोटी सी चीज मैंने आपको पढ़ाई थी कि स्पर्म्स के हेड के ऊपर एक्रोसोम में एंजाइम्स है। वो एंजाइम्स ओवम की लेयर को तोड़ता हुआ अंदर जाता है। तो वो लेयर्स तो अभी तक बनी नहीं। अब ये मत सोचो कि मैम ये लेयर्स हैं। बेटा प्राइमरी oocyte तो अंदर है, यही तो अंदर जाकर के ओवम बनाएगा, तो ओवम की लेयर कहाँ है? ये तो बाहर बहुत सारे सेल्स हैं। तो यहाँ पे इसके पास सबसे पहली लेयर बनती है, इसको कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। तो इस चीज का ध्यान रखिए, जोना पेल्यूसिडा इज द लेयर और इसके आसपास ये तो मेरे फॉलिकुलर सेल्स हैं जो उसके एक तरीके से प्रोटेक्शन कर रहे हैं। लेकिन ओवम की सबसे पहली परत यहीं पे प्राइमरी oocyte की फॉर्म में बनी, यानी जब वो प्राइमरी oocyte की स्टेज में था, और उस लेयर को कहते हैं जोना पेल्यूसिडा लेयर। ठीक है, ऑब्वियसली एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगा और उसके ऊपर ये जोना पेल्यूसिडा लेयर। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब लड़की होती है पैदा, तो बर्थ तक तो यही कहानी चलती है, मतलब जब तक बर्थ नहीं हुई। बर्थ से पहले ही खूब सारे ऐसे बन करके तैयार हो गए। अब जब उसका जन्म होगा, कोई भी नया प्राइमरी oocyte नहीं बनेगा, कोई भी नया प्राइमरी फॉलिकल नहीं बनेगा। सो यहां पे एक लाइन में इधर लिख रही हूं कि आफ्टर बर्थ, सो लेट अस मेक अ कॉलम हियर सबसे पहले। ठीक है, अब यहां पे होगा आफ्टर बर्थ, इस चीज को हम लिखेंगे नो न्यू फॉलिकल and primary oocyte is formed after birth. बर्थ के पहले ही जितने बनने थे बन गए। अब होगी लड़की की बर्थ। अब बर्थ हुई, क्या होता है बर्थ के बाद? भाई 1 साल की होगी, 2 साल की होगी, करते करते वो कितनी साल की हो जाएगी? वो आ जाएगी 12 से 13 साल की। और ये बेटा उसकी हो गई प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी के टाइम तक ये जो इतने साल है, इस टाइम पे क्या कोई नया फॉलिकल बन रहा है? नहीं। क्या कोई प्राइमरी oocyte बन रहा है? नहीं। तो इस बीच क्या होगा? बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, एक्चुअली डीजेनरेट हो जाते हैं, और इस चीज को हम फॉलिकुलर एट्रीशिया कहते हैं। और जब तक वो प्यूबर्टी में आती है तब तक उसकी हर एक ओवरी में का लगभग 60 से 80 हजार ये प्राइमरी फॉलिकल रहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूं, फिर दोबारा इस चीज को समझाऊंगी। देखिए बेटा, इस पूरे बीच में, इस कंप्लीट बीच में होता है फॉलिक्यूलर एट्रीशिया। व्हाट इज फॉलिक्यूलर एट्रीशिया? मेनी प्राइमरी फॉलिकल्स डीजेनरेट। क्या होगा? डीजेनरेट होगा। चलिए, और ये कब तक होगा? टिल प्यूबर्टी तक। तो अब यहां पे आ गए हम प्यूबर्टी में, और मैंने आपसे क्या कहा कि इस प्यूबर्टी की कंडीशन में, मतलब जब वो इस साल की हुई, इस टाइम पे ईच ओवरी हैज 60 to 80 के प्राइमरी फॉलिकल्स। तभी तो बच्चे जो फीमेल होती है वो जिंदगी भर एग प्रोड्यूस नहीं कर सकती। अब जब तक ये फॉलिकल्स है तब तक उतने ही एग प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि कोई नया प्राइमरी oocyte नहीं बन रहा। अब हर बार क्या होगा? हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी और एक एक फॉलिकल डेवलप होगा और उसका एग बनेगा। कितने डेवलप नहीं भी हो जाते, ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। तो ये सारी कहानी मेंस्ट्रुअल साइकिल से ही शुरू होती है। सो यहाँ पे देखिए, अब हम ये सारी कहानी पीछे छूट गए। अब लड़की 12 से 14 साल की हो गई, प्यूबर्टी की एज आ गई, और इस प्यूबर्टी के टाइम पे उसके पास 2 ओवरीज हैं, और हर एक ओवरी में 60 से 80 हजार के बीच में प्राइमरी फॉलिकल्स रहती हैं। अब प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होगा? अब वो सेम कहानी जैसे मेल्स के अंदर होता है। सो प्यूबर्टी के केस में उसकी बॉडी के हाइपोथैलेमस से निकलेगा GnRH हार्मोन, ये पहुंचेगा पिट्यूटरी ग्लैंड में, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा FSH और LH हार्मोन,
ये दोनों हार्मोन बेटा कहाँ पे पहुंचेंगे? इन दी ओवरी, और ओवरी में अब होंगे बहुत सारे चेंजेस, और यहां पे ओवरी में से रिलीज होते हैं फिर हार्मोन, एक ईस्ट्रोजन हार्मोन और एक होगा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। इस चीज को लर्न कर लेंगे, इस छोटी सी चीज को, तो सारी चीजें क्लैरिटी से समझ में आ जाएंगी, अदरवाइज कंफ्यूज हो गए। ध्यान से सुनिए, प्यूबर्टी के एज में लड़कों में सेम चीज हो रही है, लड़कियों में भी लड़कों में भी। हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग आया, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पास गया, पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच और एलएच आया, मेल्स के अंदर भी यही हो रहा था, वहां पे वो टेस्टिस में जा रहा था, यहाँ पे ये ओवरी में जाएगा, और ओवरी से रिलीज होगा यहाँ पे ईस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, और यहीं पे बेटा स्टार्ट हो जाएगी उसकी बॉडी में द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन उस केस में होता क्या है इसको आज की क्लास में देखेंगे। सो प्यूबर्टी में यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर विल बी द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है बच्चे? एक महीने में एक साइकिल होती है, जिसमें से कोई भी एक ओवरी से कोई एक एग रिलीज होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में देयर आर चेंजेस इन दी ओवरी एंड इन दी हॉर्मोन्स। अब देखिए मैंने क्या लिखा है, तो फीमेल्स के अंदर प्यूबर्टी से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई। अब ये कब तक होती है? हर महीने एक एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी। सबसे पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी जब उसकी प्यूबर्टी स्टार्ट हुई, फिर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी, अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी, अभी चलती रहेगी। हर महीने एक मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, 28 to 30 डेज की साइकिल होती है। ऑन एन एवरेज एनसीईआरटी के हिसाब से 28 डेज पढ़ना है। हर एक साइकिल में एक ओवरी, कोई भी एक ओवरी, ऐसा नहीं है कि दोनों ओवरी अंडे रिलीज कर देती है, नो, एनी वन ओवरी, एक ही ओवरी सक्सेसफुली एक एग को रिलीज करती है। और ऐसा क्यों हो पा रहा है बच्चों? क्योंकि यहां पे आपके चेंजेस आ रहे हैं हार्मोन्स में, एज वेल एज यहां पे ओवरी के अंदर। अब देखेंगे कि यहां पे ये एक्चुअली हो क्या रहा है। सो इन्हीं चेंजेस की वजह से ये प्राइमरी फॉलिकल अब डेवलप होता है, और इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में रिलीज होता है एग। अगर तो बेटा एग के पास उसका स्पर्म आ गया तो कोई न्यू एग रिलीज नहीं होगा, और अब ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है, और ये प्रेगनेंसी 9 महीने तक चलती है। लेकिन अगर इस एग के पास स्पर्म नहीं आता है तो यहाँ पे ब्लीडिंग होती है, और यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू करती है। तो यहाँ पे मैं आपको वो चीज बताती हूँ। सो लेट अस राइट इट वेरी नाइसली, यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे। सो हुआ क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई। अब सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल में हो क्या रहा है उस चीज को देखेंगे, फिर आगे। सो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल ही डेवलप होते हैं फॉलिकल्स। क्या है हमारे पास? एक प्राइमरी फॉलिकल है, तो प्राइमरी फॉलिकल कैसा है मेरे पास? इस तरीके से, दिस इज द प्राइमरी फॉलिकल, जिसके अंदर प्राइमरी oocyte, और इसको हम ग्रैन्युलोसा सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब मेरा क्या होगा, ये डेवलप होगा इनटू अ सेकेंडरी फॉलिकल। तो मेरा यहाँ पे प्राइमरी oocyte, अब अभी तक मैंने यहाँ पे प्राइमरी oocyte लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अभी भी इसके अंदर मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं हुई है, और यहाँ पे मेरे पास ये बहुत सारे फॉलिकुलर या ग्रैन्युलोसा सेल्स, ये और बढ़ जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और लेयर बना देते हैं ना, सो दैट हमको यहाँ पे समझ में आए कि मोर सेल्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड, और यहाँ पे एक परत बन जाती है, इस परत को कहते हैं थीका। सो देखिए यहाँ पे क्या क्या होता है, ये मेरे पास थीका है, देयर आर मोर ग्रैन्युलोसा सेल्स,
ये मेरे पास प्राइमरी oocyte ही है और इस चीज को क्या कह रही हूं मैं? इस चीज को कह रही हूं सेकेंडरी फॉलिकल। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप होगा इनटू अ टर्शियरी फॉलिकल। अब टर्शियरी फॉलिकल में क्या होता है? 2 थीका आ जाती है और यहां पे एक कैविटी बन जाती है इस तरीके से, और ये मेरा अब यहाँ पे पहली मियोसिस कंप्लीट हो चुकी और अब अंदर यहाँ पे सेकेंडरी oocyte बन जाएगा। सो ध्यान से देखो मैंने यहाँ पे क्या क्या बनाया। अगर एनसीईआरटी से पढ़ोगे समझ एकदम से नहीं आएगा, तो ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक है? आई एम राइटिंग दिस। तो ये मेरे पास अब 2 थीका आ गई। थीका कुछ नहीं होता, थीका एक लेयर है। बाहर वाली को बोला थीका एक्सटर्ना, अंदर वाली को बोला थीका इंटरना। ये मेरे पास कैविटी है जिसको कहते हैं एंट्रम। ऑब्वियसली इसके पास अभी भी जोना पेलिसिडा लेयर है, ठीक है? सो दिस लेयर इज जोना लेयर। लेकिन अब यहां पे क्या हो गया? दिस इज सेकेंडरी oocyte। तो एक्चुअली यहां पे पहली मियोसिस कंप्लीट हो चुकी है और इस चीज को मैं कहती हूं टर्शियरी फॉलिकल। ये मेरा टर्शियरी फॉलिकल है। अब ये टर्शियरी फॉलिकल क्या करता है? ये मैक्सिमम डेवलप हो जाता है, एंट्रम की कैविटी और बड़ी हो जाती है और अब मेरा यहाँ पे ये सेकेंडरी oocyte में और सारी लेयर्स आ जाती हैं और इसी से ये फर्दर अब रिलीज होगा और पहुंचेगा फैलोपियन ट्यूब के पास। सो देखिए अब इसको हम कैसे लिखेंगे? अब मेरी ये और बड़ी परत बन गई, खूब सारा, ठीक है, और बड़ी मेरी कैविटी हो गई। सेकेंडरी oocyte के आसपास मेरी जोना लेयर होगी और जो इसके ग्रैन्युलोसा सेल्स आसपास हैं वो एक और परत बनाएंगे। सो देखिए यहाँ पे अगेन द कैविटी इज लार्जर, ठीक है? ये मेरा सेकेंडरी oocyte है प्लस जोना लेयर। लेकिन इसी के साथ यहाँ पे क्या होगा? जो सेल्स मेरे, जो ग्रैन्युलोसा सेल्स सेकेंडरी oocyte के आसपास है, वो सेल जोना के बाहर एक और परत बना देंगे, उसको कहते हैं कोरोना रेडिएटा। द ग्रैन्युलोसा सेल्स सराउंडिंग सेकेंडरी oocyte वो क्या बनाएंगे? कोरोना रेडिएटा। तो क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम में कैसे आता है कि कौन सी लेयर कहाँ पे बनती है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। कहाँ पे मेरा सेकेंडरी oocyte देखने को मिल रहा है, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सो दिस इज नथिंग बट अ मोर डेवलप्ड टर्शियरी फॉलिकल और इस चीज को हम कहते हैं द ग्राफियन फॉलिकल। ये क्या है? दिस इज द ग्राफियन फॉलिकल। ओके, नाउ अब यहाँ पे एक बार पूरी कहानी सुनो और क्योंकि यहीं पे अब टॉपिक हमारा खत्म होगा तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए बेटा। होता मेरे पास क्या है? अब मानिए लड़की है, लड़की मम्मी के पेट पे है, ठीक है? अब क्योंकि वो लड़की है तो उसकी बॉडी में गैमीट्स बनेंगे बड़े होकर के, लेकिन लड़कियां जो होती हैं वो अपनी बॉडी में गैमीट्स पहले ही बनाने लगती हैं। तो उसकी बॉडी के अंदर बर्थ से ही पहले आपके बन चुके हैं उगोनिया और इन उगोनिया ने क्या किया? इन उगोनिया ने बनाना स्टार्ट कर दिया प्राइमरी oocyte। ये प्राइमरी oocyte स्टार्ट भी कर चुके हैं मियोसिस, लेकिन ये जो मियोसिस स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि बर्थ से पहले है तो ये अरेस्टेड है। सो यहाँ पे मैच्योरेशन फेज बिफोर बर्थ ही आ गया, लेकिन दिस मैच्योरेशन फेज इज वेरी वेरी लॉन्ग। अभी लॉन्ग क्यों है? अब यहाँ पे लड़की की होगी बर्थ, ठीक है? और बर्थ जब उसकी होगी सो यहाँ पे उस टाइम पे इसकी बॉडी में क्या प्रेजेंट है? लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स। कैसे?
क्योंकि ये जो प्राइमरी oocyte है इसके बाहर कुछ लेयर आ जाते हैं, इसको हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक कोई भी नया प्राइमरी फॉलिकल नहीं बनेगा एंड ऑब्वियसली कोई भी नया प्राइमरी oocyte नहीं बनेगा। बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स खत्म हो जाते हैं, इस चीज को हम फॉलिकुलर एट्रीशिया कहते हैं। अब उसके बाद उसकी प्यूबर्टी आएगी और प्यूबर्टी में उसकी ओवरी में 60 से 80 हजार ही बचे हुए हैं प्राइमरी फॉलिकल। तो यहाँ पे बर्थ में नो न्यू प्राइमरी फॉलिकल और प्यूबर्टी तक यहाँ पे क्या होगा, एक ओवरी में 60 to 80 के मतलब 1000 प्राइमरी फॉलिकल। अब बच्चे प्यूबर्टी में स्टार्ट होगी उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होगा, ये फॉलिकल्स डेवलप होते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी फॉलिकल्स कैसे डेवलप हो रहे हैं, प्राइमरी इंटू सेकेंडरी, सेकेंडरी इंटू टर्जरी एंड टर्जरी इंटू ग्राफियन। अब देखिए बेटा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फीमेल्स के अंदर भी GnRH हार्मोन आ रहा है। सो अब यहाँ पे उसकी बॉडी में ये FSH LH ओवरी तक पहुंचेगा। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ये बेटा सबसे पहले FSH हार्मोन क्या करता है, इसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। तो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऐसा होता है। इन वन मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगा, ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये ही प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्जरी, टर्जरी से ग्राफिन फॉलिकल में इसको बदलेगा। इसी सेकेंडरी टर्जरी फॉलिकल्स में क्या बन चुकी है, थीका की लेयर्स बन चुकी है और इन्हीं थीका की लेयर से यहाँ पे रिलीज होता है ईस्ट्रोजन हार्मोन। तो समझो सारे हार्मोन कैसे आपस में लिंक है, इसी से ईस्ट्रोजन हार्मोन आता है। अब बात आती है LH हार्मोन क्या करता है, ये LH हार्मोन क्या करवाता है, रिलीज करवाता है ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम दी ग्राफियन फॉलिकल। ये क्या करवाता है, सेकेंडरी oocyte को ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज कराता है और जब ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज हो जाता है सेकेंडरी oocyte, उस चीज को कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो यहाँ पे लिख रही हूं ग्राफियन फॉलिकल माइनस सेकेंडरी oocyte is known as corpus luteum और इस कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। सो नाउ वी नो फ्रॉम ऑल, ये सारे हार्मोन्स कहां से आ रहे हैं, FSH क्या कर रहा है, LH क्या कर रहा है, ईस्ट्रोजन क्या कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ये मेंस्ट्रुअल साइकिल से कैसे रिलेटेड है। अब ये चीज आपने क्लास 10th में भी पढ़ी है और मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था। अब मैं थोड़ी सी चीज आपसे यहाँ पे बता रही हूँ, सो यहाँ पे एक नोट की तरह उसको लिखेंगे। बेटा लड़कियों की बॉडी में हर महीने एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। तो मान लीजिए कि एक मंथ आ गया, तो लेट्स सपोज ये कोई एक मंथ 1 मंथ आया और इस महीने में क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों स्टार्ट हो रही है, क्योंकि FSH हार्मोन आ रहा है। अब FSH हार्मोन क्या कर रहा है, ओवरी से फॉलिकल्स को डेवलप करेगा। कुछ फॉलिकल्स खराब भी हो जाएंगे और कुछ एक सक्सेसफुली डेवलप भी हो जाएगा। सो जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी यहाँ पे फॉलिकल्स डेवलप होंगे और उसके बाद आपको पता है ईस्ट्रोजन आएगा, LH भी आ रहा है, फिर फाइनली उसमें से एग निकलेगा। सो होता क्या है यहाँ पे, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है फॉलिकल डेवलप हुए एंड फाइनली बेटा सेकेंडरी oocyte वहां से रिलीज हो गया। ये सेकेंडरी oocyte रिलीज होकर के पहुंच गया फैलोपियन ट्यूब में। तो समझो इसी फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी। सो इस फैलोपियन ट्यूब में अंडा जाकर के पहुंच गया है। बट ध्यान रहे हमने क्या कहा था, स्पर्म जब आएगा तब मियोसिस 2 कंप्लीट होगी। सो यहाँ पे भी मियोसिस अभी अरेस्टेड है। इस सेकेंडरी oocyte में भी अभी मेरे पास सेकेंड मियोसिस अरेस्टेड है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे meiosis 2 arrested as
मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में ये अरेस्टेड होती है, ठीक है। सो क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, हाँ, तो ये मेरे पास सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया। अब फैलोपियन ट्यूब में आएगा। अब दो चीजें होंगी, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज कि अगर लड़की की बॉडी में स्पर्म आया, अगर तो लड़की की बॉडी में स्पर्म आया तो क्या होगा बेटा, सेकेंडरी oocyte के साथ वो फ्यूज करेगा, है ना, और सेकेंडरी oocyte तुरंत ओवम बना देगा और वो ओवम फर्टिलाइज हो चुका है, यानी जाइगोट बनेगा और अब वो बच्चा पैदा होगा, डेवलप होगा। तो ये पूरी कहानी 9 मंथ्स तक चलेगी। तो 9 महीने तक बेटा कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, यानी इस टाइम पे कोई भी नया फॉलिकल डेवलप नहीं होगा। तो ये सारी प्रोसीजर जो हमने आज पढ़ा है ये रुक जाएगा। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर स्पर्म वहां पे नहीं आया तो सेकेंडरी oocyte बेचारा अपनी मियोसिस खत्म करने के बाद ही क्या करेगा, इट विल डाई। ये सेकेंडरी oocyte को अपनी मियोसिस 2 खत्म करने को मिलेगा ही नहीं, इट विल डाई। कितना ही वेट करेगा स्पर्म का, और तब बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक और चीज होती है, जो यूटरस है वो डेवलप होता है ताकि बेबी को प्रोटेक्ट कर सके, बेबी को बड़ा कर सके। बेबी उसमें इम्प्लांट होता है तो यूटरस में लाइनिंग आती है, वो सारी लाइनिंग अब टूटने लग जाती है। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, बस नेक्स्ट टॉपिक होगा। बट अगर स्पर्म नहीं आया, सेकेंडरी oocyte विल डाई, और जो मेरी यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये बेटा कंटिन्यू रहेगी। तो अभी आप केवल इतना समझो कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू चलती रहेगी, लेकिन अगर यहाँ पे स्पर्म आया तो इट विल स्टॉप फॉर द 9 मंथ्स। क्यों? क्योंकि अब जिस लिए अंडा बनाया गया था वो काम हो चुका है, तो आगे ये वाला प्रोसीजर नहीं होगा। एंड दिस इज हाउ एवरीथिंग टेक्स प्लेस, दिस इज हाउ ओवरियन फॉलिकल डेवलप्स। एंड अब ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी का समझ में आएगा, जो कि पहले नहीं आएगा। सो देखिए बेटा, ये मेरा प्राइमरी फॉलिकल, अब उसके बाद ये मेरा सेकेंडरी फॉलिकल, फिर ये मेरा टर्जरी फॉलिकल। टर्जरी फॉलिकल ही डेवलप हो रहा है ग्राफियन में, और इस ग्राफियम से ही देखो यहाँ से ही रिलीज हो रहा है। सो नाउ वी नो दिस इज नॉट ओवम, दिस इज एक्चुअली सेकेंडरी oocyte, जो कि कहाँ पे पहुंचेगा, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा। और ये बेटा जब निकल गया तो इसमें ये बचता है कॉर्पस ल्यूटियम। सो विद दिस मेरा यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब अगर मैं एक स्ट्रक्चर ऑफ ओवम देखती हूँ, एक ओवम का स्ट्रक्चर मैंने आपको क्या बताया, सेल है भाई, नॉर्मल सेल है, गैमीट है, तो इसमें भी न्यूक्लियस होगा। सो ये रहा इसका न्यूक्लियस, इसका साइटोप्लाज्म, तो उसको मैं ooप्लाज्म कहूंगी। ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, चलिए उसकी जोना पैलिसोडा। सो देखो ये नेक्स्ट वाली लेयर, दिस इज द जोना पैलिसोडा लेयर, और ये वाली बेटा दिस इज द कोरोना रेडिएटा लेयर, ठीक है। नाउ व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ooजेनेसिस, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कभी कभी इस तरीके से पूछा जाता है, देन आप कैसे लिखेंगे, तो इस टेबल को फॉलो करिए। सबसे पहले सिंपल, स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होती है, टेस्टिस में होती है। ooजेनेसिस कहाँ पे होगा, ओवरी में होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस का ग्रोथ फेज काफी शॉर्ट था, वहां पे अच्छा खासा लंबा था। यहाँ पे बेटा जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो इक्वली डिवाइड कर रहा है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी इक्वली डिवाइड कर रहा है, तभी हमको 4 स्पर्म्स मिलते हैं। वी गेट 4 स्पर्मेटिड्स और चारों फंक्शनल हैं। फिर वो स्पर्मेटोगोन मतलब स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म में डेवलप होगा। लेकिन ooजेनिस में पहले मेरे को प्राइमरी एक पोलर बॉडी मिली, फिर सेकेंडरी oocyte में जब डिवीजन हुआ फिर से मुझे पोलर बॉडी मिली। सो यहाँ पे मेरे पास 3 नॉन फंक्शनल पोलर बॉडी पहली वाली माइटोसिस कर देती है, और इस तरीके से यहाँ पे एक ही फंक्शनल गैमीट। ये प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है, ये ड्यूरिंग बर्थ यानी बर्थ के समय ही शुरू हो जाती है। इट इनिशिएट्स ड्यूरिंग बर्थ मत लिखो, यहाँ पे बिफोर बर्थ लिखो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इट कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ। तो मेल के अंदर ये प्रोसेस जिंदगी भर होता रहता है, और फीमेल के अंदर कब तक होगा, जब तक मेरे वो प्राइमरी फॉलिकल्स रहेंगे। अगर वो ही खत्म हो जाएंगे तो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होगी, तो क्या ही डेवलपमेंट होगा, एवरीथिंग स्टॉप्स। सो विद दिस थिंग यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे एक नया टॉपिक आता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम एंड इट्स फेट। अब ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हार्मोन के लिए, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।
सो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाऊंगी एंड हाउ एवरीथिंग इज रिलेटेड, ये हम देखेंगे। सो आज के लिए बेटा इतना ही। इसको रिवाइज करिएगा, एनसीईआरटी से रीड करिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो बाय बाय एंड थैंक यू।